तो लो बेटा जी, आपके तो 80 में से 80 पक्का यार इंडियन इकोनॉमी से। अब क्योंकि जो मैं टॉपिक्स आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला हूँ इस वन शॉट के अंदर, तो उससे बाहर तो फिलहाल आपका कुछ आने वाला है नहीं फाइनल के, जो 19 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है, बोर्ड का। तो फिलहाल आपको बस ये पूरा वन शॉट कवर कर लेना है अच्छे से, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। बस ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट अगर आ जाता है बीच में तभी कमेंट कर देना तुरंत, ताकि मैं आपको वो सॉल्यूशन दे सकूं उसका। और हाँ यार, मैंने ना आपके लिए एक पेपर सेट करा था इकोनॉमिक्स का, जो मैंने कल रात में अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ डाल दी है, तो आप वो पीडीएफ प्लीज जाके यार जल्दी से डाउनलोड कर लो। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपको वो क्वेश्चन पेपर, बिकॉज उस पेपर में से 95% जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं आपके फाइनल में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो उस क्वेश्चन पेपर को और उसको सोल्व करो। और तो चलो, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। तो प्लीज यार, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को, ठीक है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे फटाफट से ले लो यहाँ से मेरे चैनल पे से, ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए इकोनॉमिक्स के पेपर में, और आपका इकोनॉमिक्स का पेपर भी एकदम तूफानी जाए, बढ़िया जाए। ओके, तो चलो आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वन शॉट के अंदर, वो सारे इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो पेपर में आने ही वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो बेटा हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एव ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे एव ऑफ द इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर की। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी पूरी की पूरी जो लैंड्स थी वो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड थी, मींस छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। क्लियर। दूसरा, हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, मतलब एक ओल्ड टाइप की टेक्निक्स का हम यूज कर रहे थे, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स थे इनसफिशिएंट यूज हो रहा था फर्टिलाइजर्स का। ओके। तीसरा था बेटा कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, मतलब हम मोस्टली क्या थे, मानसून पे डिपेंड कर रहे थे कि बारिश होगी तो ही हमारी क्या होगी, खेती होगी, ऐसा। फिर उसके बाद हमारी लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन थी और प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम थी। क्लियर, क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर रहे थे इस वजह से। उसके बाद पांचवा जो था बेटा सबस्टेंशियस फार्मिंग, हम लोग एक इस प्रकार की खेती बाड़ी कर रहे थे हमारे फार्मर, जिसमें सिर्फ वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए क्या कर रहे थे, अनाज को उगा रहे थे, ग्रेन्स को उगा रहे थे। डन। उसके बाद फिर वेजेस बिटवीन द ओनर्स एंड टिलर्स, और ओनर्स और टिलर्स में कई बार क्या होता था, मट्टी को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो जाते थे, क्योंकि जो ओनर हुआ करते थे बेटा वो बिल्कुल भी जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट होती थी उसको शेयर करना पसंद नहीं करते थे टिलर्स के साथ। ओके, तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर की ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस। अब कोजेस क्या थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, ठीक है, स्टैग्नेशन होने के, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का इतना बुरे हालात थे हमारे एब ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उसके लिए क्या रीजंस थे, पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपका, जिसके अंदर जमींदारी सिस्टम था आपका बेटा, ठीक है। दूसरा आपका फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जबरदस्ती हमारे फार्मर्स को कमर्शलाइज करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके अंदर ये बोला गया उनको कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर द सेल ऑफ द मार्केट, मार्केट को मतलब मार्केट के अंदर सेल करने के लिए प्रोडक्शन करो ज्यादा से ज्यादा, और सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन नहीं करनी, और कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप को उगाओ, जैसे लाइक इंडिगो, कॉटन वगैरह, और अकरेंस ऑफ फैमिन्स, और कई बार सूखा पड़ जाना या बाढ़ का आ जाना उस वजह से भी, और लेस कंजप्शन या सेल्फ कंजप्शन और लार्ज पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर दी मार्केट, और उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा जो है मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं। फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया हमारे देश का, जिस वजह से क्या हुआ बेटा, हमारे देश के जो राइस वाले इलाके थे जिसमें सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होते थे, वो सारे के सारे इलाके हमारे कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। ओके, तो ये कुछ हमारे बड़े कोजिस थे बेटा, जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किसमें आ गया, स्टैग्नेशन में आ गया, मतलब एकदम खराब हो गया था। चलो आगे देखते हैं, इस सभी को सही करने के लिए, मतलब इस एग्रीकल्चर सेक्टर को जो इतना स्टैग्नेट हो गया था, खराब हो गया था, उसको सही करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया। तो सबसे पहले दो स्टेप लिया हमारी गवर्नमेंट ने, पहला लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म के अंदर देखो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा था बेटा, आपको बता देता हूँ। इसके अंदर था इन्वॉल्व चेंज इन ओनरशिप, इसके अंदर ओनरशिप को चेंज करना था लैंड होल्डिंग की, थ्रू द ऑब्लिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, किसको हटाकर, इंटरमीडिएट्स को हटाकर, मतलब जमींदारों को हटाकर, और लैंड सीलिंग कर, मतलब इन दो मतलब से, जैसे कि लाइक एक इंटरमीडिएट्स को हटाकर और लैंड सीलिंग कर, ठीक है। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो लैंड की, ठीक है, ओनरशिप है वो बदल दी जाए, क्योंकि आपको पता है जमींदार लोग जो थे वो इंटरमीडिएट्स थे हमारे, ठीक। और लैंड सीलिंग में क्या करा था बेटा, लैंड सीलिंग में फिक्स कर दी थी लिमिट की, इतनी लिमिट, मतलब इतनी लिमिट में क्या कर सकता है, एक बंदा अपने पास जमीन को रख सकता है या उसके नाम पर होगी। ओके, तो इन दोनों, मतलब इन दोनों स्टेप की मदद से गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी, लैंड होल्डिंग ओनरशिप को चेंज करना चाह रही थी। पर ये लैंड होल्डिंग जो ओनरशिप थी बेटा चेंज तो हुई, ठीक है, लेकिन
इसको मैनिपुलेट कर दिया गया इंटरमीडिएट्स के द्वारा, मतलब हमारे जमींदारों के द्वारा। जैसे उन्होंने क्या करा, अपने मतलब औरतों के नाम पर, जैसे कि उनकी मम्मी या अपनी बीवी के नाम पर या अपनी बेटियों के नाम पर उन्होंने जमीन ट्रांसफर कर दी, ठीक है। और ऐसा इसलिए करा था क्योंकि गवर्नमेंट के इस रूल के अंदर लैंड रिफॉर्म में ये था कि जो औरतों के नाम पे जमीनें होंगी, ठीक है, उन जमीनों को नहीं लिया जाएगा किसी से भी वापस, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने घर की औरतों के नाम ये जमीनें कर दी ताकि उनकी ये जमीन जो है उनकी बच जाए और उनके पास से ना जाए। क्लियर, इस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट करा। और जो हमारा लैंड रिफॉर्म था बेटा, सिर्फ 2 ही स्टेट में सक्सेसफुल हुआ था हमारा, एक वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर। बाकी किसी भी स्टेट के अंदर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया था। ओके, आगे फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन करी है। ये एक रेवोल्यूशन लेकर आया हमारे देश के अंदर, जिसका मतलब है बेटा कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किसकी मदद से, HYV सीड्स की मदद से, मतलब हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स होते हैं बेटा, उन सीड्स की मदद से, ठीक है, ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर किया था। ये 2 बड़े स्टेप लिए थे हमारी गवर्नमेंट ने बेटा, इस एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा स्टैग्नेट था, ये खराब था, उसको सही करने के लिए। ओके, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं हम। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या था, पहला, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब किसान क्या कर सकते थे, अपनी प्रोडक्शन का कुछ पार्ट, ठीक है, मार्केट में सेल कर कर क्या कर सकते थे, कमा सकते थे कुछ पैसा, ठीक, और अपनी लिविंग, स्टैंडर्ड लिविंग को अच्छा कर सकते थे। डन। दूसरा, बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बफर स्टॉक कर रही थी ग्रेन्स का, क्योंकि अब आपको पता है हमारे देश के अंदर जो बीट और राइस थे उनकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो चुकी थी, ठीक है। इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, इमरजेंसी के लिए, ठीक है, बफर स्टॉक करना तैयार कर दिया। मतलब कि जो ग्रेन ज्यादा मात्रा में हो रहे थे, उस ग्रेन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, स्टोर करके रखना शुरू कर दिया, ताकि इन बाई चांस कभी इमरजेंसी आए तो उसका यूज किया जा सके। फिर बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। फिर बेनिफिट हुआ किसको, लो इनकम ग्रुप को। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे हुआ। जो लो इनकम ग्रुप थे बेटा, मतलब जिनकी इनकम कम होती है, पहले भी लोग क्या करते थे, सारा का सारा उनकी इनकम ना खर्च हो जाती थी उनके ग्रेन्स फूड वगैरह पर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ बेटा, कि जो लो इनकम लेवल के लोग थे उनको फायदा हुआ, क्योंकि अब सारे ही फार्मर्स क्या कर रहे थे, अपने माल या अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में बेच रहे थे। ओके, सिंपल। अब इससे क्या होगा ना, थोड़ा रेट कम हो गया चीजों का, और जिस वजह से लो लेवल वाले जो ग्रुप के, मतलब लो लेवल इनकम ग्रुप थे, उनको फायदा हुआ, ताकि वो चीजें खरीद भी पा रहे थे, अपनी जरूरत भी पूरी कर पा रहे थे, और साथ में थोड़ा पैसा सेव भी कर पा रहे थे अपनी इनकम का। ओके, तो इस तरीके से फायदा हुआ था लो लेवल इनकम ग्रुप को। उसका नेगेटिव इफेक्ट, वो इंक्रीज रीजनल डिस्पार्टीज और इंक्रीज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर और बेनिफिटेड ओनली रिच फार्मर्स। ये कुछ इसके क्या थे, नेगेटिव इफेक्ट। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आया हमारा इंडस्ट्री एंड IPR 1956 और SSI, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रोल और इंपॉर्टेंस। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ये बेटा पॉलिसी थी हमारी, इस पॉलिसी के कुछ मेन ऑब्जेक्ट थे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके, ये देखो आप। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंप्रूव करना था, और लिविंग स्टैंडर्ड और वर्किंग कंडीशन अच्छा करना था, मास ऑफ दी पीपल, मतलब ज्यादातर लोगों की लिविंग कंडीशन अच्छा करना था और वर्किंग कंडीशन को सही करना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था। फिर रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ डिस्पार्टीज, मतलब जो इनकम और वेल्थ को लेकर, संपत्ति को लेकर जो डिस्पार्टीज थी लोगों के बीच में हमारी कंट्री के, उसको कम करना। फिर प्रिवेंशन ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज, और प्राइवेट मोनोपोलीज मतलब कुछ चीजों पे जो प्राइवेट लोगों का पूरा हक जमा हुआ था, मतलब उस हक को कम करना था। और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द डिफरेंट फील्ड, और जो कुछ लोगों के हाथ में, ठीक है, इकोनॉमिक फील्ड के अंदर पावर को इकट्ठा कर रखा था उन्होंने पैसों की वजह से, अपने उस चीज को भी कम करना था, ताकि सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो ये कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाने के 1956 में। तो देखो इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिबरलाइजेशन तो नहीं लाया गया था इसके अंदर, लेकिन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इस पॉलिसी के अंदर क्या करा गया, अप्लाई किया गया था, या अपनाया गया था, ठीक है। आगे चल के इस पॉलिसी में इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया गया था, ठीक है, 3 शेड्यूल में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी के अंदर, ठीक है। तो शेड्यूल ए के अकॉर्डिंग देखो आप, शेड्यूल ए के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज आ रही थी बेटा, उन सभी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के द्वारा क्या कराया था, ऑन किया जाता है या चलाया जा रहा था, जिसके अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी बेटा, 17, और जैसे कि लाइक एग्जांपल डिफेंस। फिर शेड्यूल बी के अंदर ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या थी, गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जा रही थी ये भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा सप्लीमेंट कौन दे रहा था, प्राइवेट सेक्टर। सप्लीमेंट मतलब थोड़ा बहुत जो साथ दे रहा था वो प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा था गवर्नमेंट का इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, जैसे कि लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एंड शेड्यूल सी के अंदर बेटा ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑन की जा रही थी, और इस मतलब इस शेड्यूल के अंदर वो बाकी सारी इंडस्ट्रीज आ गई थी, ठीक है, जो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में नहीं थी। उनको छोड़कर जितनी भी इंडस्ट्रीज बची वो सारी की सारी शेड्यूल सी में थी, और इनको प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहे थे, ऑन कर रहे थे। पर
इन इंडस्ट्रीज को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करी थी, कंट्रोल करी थी बाय लाइसेंसिंग राज। ओके, लाइसेंसिंग राज की मदद से। डन। उसके बाद देखो लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल क्या था बेटा, आपको बता देता हूँ। आईपीआर जब इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम, तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक रिक्वायरमेंट कर दी गई थी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, चाहे आप इंडस्ट्रीज का एक्सपेंड करने की कोशिश करो, चाहे फिर प्रोडक्ट डिप्रिसिएशन करो, मतलब प्रोडक्ट को और तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज के लिए मतलब एक लाइसेंस चाहिए था गवर्नमेंट अप्रूवल का। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या करा था, इन सभी इंडस्ट्रीज पे भी कंट्रोल करा था, और ये था बेटा लाइसेंसिंग राज, और जिसमें प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। और इसके अंदर ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी हमारी उनको बचाया जा सके बाहर की इंडस्ट्रीज से। फिर स्मॉल स्केल फार्म, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आई हमारी, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक सबको काम मिल जाता है, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ठीक, और उसके बाद इनको प्रोटेक्ट किया गया था बिग फार्म से हेल्प ऑफ द रिजर्वेशन, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट को रिजर्वेशन कर दिया गया था कि वो प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करा गया, इनको प्रोटेक्ट किया गया बाकी सभी बिग फार्म से। ओके, तो ये था बेटा आपका, ठीक है, आईपीआर। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा फीचर्स अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम एलपीजी कहते हैं शॉर्ट में। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके दौरान एलपीजी को क्या करा गया, इंप्लीमेंट किया गया था बेटा। ये पॉलिसी 1991 में लाई गई थी, क्लियर, और वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स किए गए थे, इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे हमारी इकोनॉमी के अंदर। और इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्ट था बेटा वो ये था, मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना इकोनॉमी के अंदर, और रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री ग्रोथ ऑफ फार्म्स, और फार्म की ग्रोथ पे और एंट्री पे जो बैरियर्स थे उनको रिमूव करना था इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट इस पॉलिसी का। और इस पॉलिसी को बेटा आगे चल के दो पार्ट्स में क्या करा गया, दो मेजर्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला मेजर स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जिसके अंदर क्या था, शॉर्ट टर्म जितने भी मेजर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या करे गए, एम किए गए। जैसे कि सबसे पहला काम था बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो वीकनेस आ रही थी, ठीक है, फॉरेनर करेंसी या फॉरेनर एक्सचेंज की वजह से उसको सही करना था। फिर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस हो रहा था मार्केट के अंदर तब, जो प्राइस बढ़ता जा रहा था लगातार चीजों का, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ये पहला स्टेबलाइजेशन मेजर के अंदर था। इसके दो बड़े मोटिव थे, जो आप कह सकते हो बड़े एम थे इसके, जो सही करना था इसे। दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स था बेटा, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म मेजर्स को रखा गया, और इसके अंदर इंप्रूव किया गया एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, और इंक्रीज किया गया इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, और इंक्रीज किया गया कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी अब उनको एकदम ओपन करके छोड़ दिया गया एमएनसी कंपनियों के सामने कि भाई जाओ कंपटीशन करो, ऐसा। तो ये कुछ मेजर्स हमारे करे गए थे, जो दो टाइप में करे गए थे, एक स्टेबलाइज, ठीक है, और एक हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की फॉर्म में। ओके, अब उसके बाद देखो इस पॉलिसी की जो मेन पॉलिसी थी वो यही थी बेटा, लिबरलाइजेशन लाना, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन में क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ एंट्री। इसके अंदर क्या करते हैं, सारे के सारे जो हमारे, ठीक है, एंट्री और ग्रोथ पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं प्राइवेट सेक्टर की, उसको हटा दिया जाता है। और प्राइवेटाइजेशन में क्या कराया था बेटा, ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होता है पब्लिक सेक्टर का, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। और ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेट कर दिया जाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी को, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो यहाँ पे बेटा देखो 1956 में LQP ये पॉलिसी हमने अपनाई थी, मेन पॉलिसी, मतलब लाइसेंसिंग, कोटास और परमिट्स, ये हमने अपनाया था 1956 के अंदर। पर अब 1991 में हमने इसको चेंज कर दिया किसके अंदर, LPG, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। तो लिबरलाइजेशन का जो मेन पर्पस था वो ये था बेटा, अनलॉक करना था इकोनॉमिक पोटेंशियल को ऑफ द कंट्री व्हाइल इंक्रीजिंग द प्राइवेट सेक्टर, किसको बढ़ाकर, प्राइवेट सेक्टर को और मल्टी कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं उनको बढ़ाकर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें कंट्री के अंदर, और जो कंट्री की इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ओके, उसके बाद दूसरा था इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन, और ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को इंक्रीज किया जाए इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो कुछ रिफॉर्म जो किए गए थे इसके अंदर लिबरलाइजेशन में, वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म हुए सबसे पहले, फिर फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किए गए, फिर टैक्स रिफॉर्म्स हुए कुछ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हुए, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म हुए। ये कुछ 5 बड़े रिफॉर्म्स किए गए थे हमारे जो लिबरलाइजेशन के अंदर किए गए थे, जिसमें से 2 रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल। चलो मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सबसे पहले इसके अंदर क्या करा गया, रिडक्शन की गई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। ठीक है, जो लाइसेंसिंग पहले होते थे ना किसी भी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए,
ठीक है, या न्यू ब्रांचेस वगैरह जो भी होती है उस चीज के लिए, वो सारे के सारे जो लाइसेंसिंग होते थे अब वो रेड्यूस कर दिए गए, मतलब कम कर दिए गए। अब हर चीज के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए था। ओके, और डिक्रीज कर दिया गया रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को भी कम कर दिया गया था। डी रिजर्वेशन कर दिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट रिजर्व करे गए थे उनके लिए, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अब उन प्रोडक्ट को डी रिजर्व कर दिया गया था। और मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो था वो ला दिया गया था अब यहाँ पे, ठीक है। अब किसी की भी मोनोपोली नहीं रहेगी, सबको फ्री एंट्री है और ग्रोथ कर सकता है कोई भी फार्म। तो ये 4 बड़े इंडस्ट्रियल रिफॉर्म थे बेटा हमारे, ठीक है, जो करे गए थे। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था बेटा, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, सबसे पहले तो आरबीआई का रोल चेंज हुआ। फिर ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक्स को ओपन किया गया। एंड इंक्रीज इन लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी जो पैसा था अब उसकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया हमारे देश के अंदर एफडीआई की मदद से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मदद से। फिर इजी इन एक्सपेंशन प्रोसेस, और एक्सपेंशन प्रोसेस जो होता था इंडस्ट्रीज का उसको भी क्या कर दिया गया, आसान कर दिया गया बहुत ज्यादा। तो ये कुछ बड़े बदलाव थे इंडस्ट्रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी से कहां पर, प्राइवेट सेक्टर को। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज थी उनको सेल कर दिया गया था उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, प्राइवेट लोगों को, एंड नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ओके, मतलब जब कोई भी गवर्नमेंट अपनी पीएसयू का कुछ भी पार्ट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है तो समझ जाओ वो होता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। तो हमारा प्राइवेटाइजेशन के अंदर ये 2 ही चीजें की गई थी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद फिर हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट महारत्न तैयार किए गए और नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न 11 थे बेटा हमारे, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे थे। और 13 नवरत्न में बेटा हमारे वो थे जैसे भारत इलेक्ट्रिक, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियर। और मिनी रत्न में बेटा हमारे ये थे 74, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारे आते थे, ठीक है, इन रत्न के अंदर। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जब हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, तो हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट देख लो। सबसे पहले ग्रेटर एक्सेस मिल जाता है ग्लोबल मार्केट के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं हम, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस तैयार हो जाता है लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए बेटा हमारा, और बेटर प्रोस्पेक्टर होता है स्किल्ड पीपल्स के लिए। ये हमारे कुछ फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के। ओके, पर नेगेटिव इफेक्ट, बेनिफिट जो होता है वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज को ही मिला इसका, ठीक है, और उन्होंने ही अपनी मार्केट को एक्सपेंड करा, कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज ने अपनी मार्केट एक्सपेंड नहीं करी है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ऐसा कुछ वो लोग कहते हैं जो इसके अगेंस्ट है। ओके, तो ये था ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। अब हम बात करेंगे जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं दिया था आपको लास्ट वीडियो में, पर अभी फिलहाल मैंने ऐड कर दिया, WTO, ठीक है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैं बता दूं तो पहले ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक हुआ करता था, ठीक है, was established as ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948, जिसे ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में 1948 में क्या करा गया था, बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और उस समय पे इससे गेट के सिर्फ 23 कंट्रीज ही क्या थी, मेंबर्स थी। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, ठीक है, मल्टी ट्रेड जब शुरू हुआ, मल्टीलेटरल ट्रेड, तो उसको ये मान लो पूरी तरह से उन अपॉर्चुनिटीज को सही से काम नहीं कर पाया, और जिस वजह से WTO को क्या करा गया, फाउंडेड किया गया 1995 में, और एज अ सक्सेसर ऑफ गैट। और किसका सक्सेसर बना ये, गैट का। और इसके प्रेजेंटली 164 मेंबर है, ये मतलब 164 कंट्रीज इस WTO की मेंबर बन चुकी है। ओके, और उसमें से एक इंडिया भी है आपका। WTO के फंक्शंस क्या बता, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो फिर बायलिटरल हो या फिर मल्टीलिटरल ट्रेड हो, मतलब 2 कंट्री के बीच में हो चाहे फिर 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में, उसको क्या करेगा, ये आपका प्रमोट करेगा और रिमूव करेगा सारे ट्रैफिक्स और नॉन ट्रैफिक्स बैरियर्स को। एंड एस्टेब्लिश द रूल बेस्ड ट्रेडिंग, और जितनी भी ट्रेडिंग रीजिम होंगी वो सारी की सारी रूल बेस्ड होंगी। और इनलार्ज करेगा प्रोडक्शन और ट्रेड सर्विस को, और ऑप्टिमम करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, अच्छे से मतलब यूज है वर्ल्ड रिसोर्स का वो करेगा। और टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फंक्शंस हैं जिनको आपको याद करना है, आएगा पेपर में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है हमारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डिमोनेटाइजेशन और GST। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे बेटा नहीं कंप्लीट कराया, क्योंकि इससे जो आएगा हमारा वो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, और जिसे आप इजीली कर ही सकते हो क्योंकि आप जीएसटी ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर पढ़ चुके होंगे और डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपको पता ही है लगभग, ठीक है, जिसके अंदर नोटबंदी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर करेंसी चेंज कर दी गई थी हमारी, ठीक है, जो लीगल टेंडर था उसको एकदम अनलीगल या इलीगल टेंडर घोषित कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारा डिमोनेटाइजेशन था, ठीक है, और जीएसटी के बारे में तो आपको पता ही है। तो इन दोनों पे ज्यादातर केस स्टडी आती है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। केस स्टडी में इनके क्वेश्चंस अगर हो पाएगा तो मैं दे दूं आपको, ठीक है। चलो तो अब हमारा जो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, उस टॉपिक को क्लियर करते हैं जल्दी से। देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अलावा नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उनको क्या करा जाए, ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस है, ज्यादा बर्डन है, उसको कम किया जा सके, ठीक है। और जो लोग मोस्टली डिपेंड है एग्रीकल्चर पे ही, ठीक है, और कई बार मानसून ना आने की वजह से उनकी वो फसलें खराब हो जाती है, नहीं कर पाते वो, और जिस वजह से वो बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, उन प्रॉब्लमों से बचा जा सके, तो इसीलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की क्या नीड है। तो देखो, डाइवर्सिफिकेशन की नीड के दो रीजन है यहाँ पे, सबसे बड़े ग्रेटर रिस्क डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर द लिवलीहुड, ज्यादातर फार्मिंग पे ही डेवलप मतलब डिपेंड होना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, उस वजह से भी टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड, और ये प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड प्रोवाइड करता है, ठीक है, रूरल लोगों को, मतलब जो रूरल पीपल्स होते हैं उन लोगों को, गांव वाले लोगों को, ओके। बेनिफिट्स क्या डाइवर्सिफिकेशन का, प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फार्मिंग के अलावा दूसरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और एनेबल टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, और हायर लेवल ऑफ इनकम इससे बंदा कमा सकता है, और एनेबल द रूरल पीपल टू ओवरकम, और जो गांव के लोग हैं वो इसकी मदद से, ठीक है, गरीबी से क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, या अदर ट्रबल्स जो उनकी और भी प्रॉब्लम्स है उनसे भी बाहर वो आ सकते हैं इस सबकी मदद से, डाइवर्सिफिकेशन के कारण। और दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया गया है बेटा, पहला डाइवर्सिफिकेशन जो किया गया वो क्रॉप प्रोडक्शन के बेस पे किया गया, दूसरा क्रॉप प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी के बेस पे, ठीक है। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन के बेस में क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न को मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में, और फिर इसके अंदर क्या किया गया है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वर्कफोर्स को जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी, अब उसे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, ओके। तो इस तरीके से दो डाइवर्सिफिकेशन टाइप रखे गए, ठीक है, और ये दोनों टाइप से बेटा डाइवर्सिफिकेशन के, ओके। अब देखो क्रॉप प्रोडक्शन वाले को देखते हैं सबसे पहले। डाइवर्सिफिकेशन इसमें इन्वॉल्व था बेटा शिफ्टिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, इसमें क्रॉपिंग पैटर्न को शिफ्ट किया गया, फूड ग्रेन से कैश क्रॉप में हमने चेंज कर दिया, मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, सेल्फ कंजप्शन के लिए सिर्फ उगा रहे थे ग्रेन्स, है ना, लेकिन अब हम कमर्शियल क्रॉप कर रहे थे, जिससे कि कुछ सरप्लस को क्या कर सके, कमाया जा सके, सरप्लस को लाया जा सके अपने घर तक, ताकि हम अपनी पॉवर्टी और अपने अदर ट्रबल से क्या हो सके, फ्री हो सके, ऐसा फार्मर्स के लिए, ओके। बेसिकली जो इसका मेन एम था वो ये था कि शिफ्ट फ्रॉम द सब्सटेंशियस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, सब्सटेंशियस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में क्या करना, अपने आप को शिफ्ट करना। आपको तो पता ही है एग्रीकल्चर डोमिनेट करता था सब्सटेंशियस फार्मिंग हमारा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमने क्या करा, उसको क्रेन्स वगैरह जो करते थे, जिसमें बीट राइस मेज के अलावा कुछ ज्यादा नहीं उगाते थे किसान, लेकिन अब उसको हमने शिफ्ट कर दिया किसमें, कमर्शियल क्रॉप में, जिसमें कॉटन इंडिगो वगैरह जितने भी कमर्शियल क्रॉप है सबको करा जा रहा है। उसके बाद मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को लाया गया, जिससे कि डिपेंडेंसी जो है, ठीक है, फार्मर्स की वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, 1 और 2 क्रॉप से, क्योंकि आपको पता है पहले फार्मर सिर्फ 1 और 2 क्रॉप पे ही डिपेंड रहते थे, लेकिन मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न आने से क्या हुआ बेटा, अब उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो गई है, ओके। एंड देयर इज अ नीड टू इनकरेज द फार्मर टू टेक अप द कल्टीवेशन, और इससे एक नीड ये है बेटा कि जो आपके फार्मर्स है वो ज्यादा से ज्यादा वैरायटी की क्रॉप्स उगा सके और अपनी इनकम को क्या कर सके, राइज कर सके। डाइवर्सिफिकेशन वुड मिनिमाइज द रिस्क, और डाइवर्सिफिकेशन ने क्या करा, मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, मतलब किसी भी प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण क्रॉप के जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी हमारे फार्मर्स को, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया डाइवर्सिफिकेशन की मदद से। उसके बाद दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इट वुड प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव एवेन्यू, ठीक है, सस्टेनेबल लिवलीहुड एंड वुड राइज द लेवल ऑफ इनकम, इसने भी क्या करा है, लेवल ऑफ इनकम को बढ़ाया है, और सस्टेनेबल लिवलीहुड एक मतलब एक तरीके से ऑल्टरनेटिव है, अगर मान लो बाय चांस खेती बाड़ी नहीं हो पा रही, या मान लो क्रॉप नहीं हो पा रही सही से, तो कोई अनदर काम कर सकता है बंदा, और क्या कर सकता है, अपनी लिवलीहुड कमा सकता है, ओके। नॉन फार्म एक्टिविटीज कर सेवरल सेगमेंट होते हैं, क्योंकि उसके तो आपको पता ही है, जैसे कि डेयरी, ठीक है, हो गया आपका, ये एनिमल हस्बेंड्रीज हो गए, आपके हॉर्टिकल्चर हो गए, ये सब इस तरीके से, ओके। अब देखो यहाँ पे नॉन फार्म एरियाज कौन कौन से हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका सबसे पहले, तो फिर डेयरी हो गया आपका, फिशरी हो गया आपका मतलब मच्छी पालन, एंड हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर जिसमें आपके सारे के सारे वेजिटेबल्स वगैरह या ट्यूबर क्रॉप्स होती है, जो आपकी फूल्स वगैरह, ये सब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह का यूज करो, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इन सब का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं कुछ, ठीक है, एग्रीकल्चर से अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं किसी नॉन एग्रीकल्चर फार्म की तरफ, ओके।
अब आगे देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं बेटा। हम देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वैसे यहाँ पे इंडिया चाइना इशू है बेटा, ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला भी हमारा है नहीं यहाँ पे, तो ये मैंने बीच में एक्स्ट्रा टॉपिक डाला बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है, तो ध्यान से समझो। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो मैंने आपको पता ही टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, देखो ये रहा, ठीक है, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके बारे में। तो चलो देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है बेटा। इट इज द फॉर्म, ये एक ऐसा फॉर्म है एग्रीकल्चर का दैट रिलेज ऑन द टेक्निक सच एज द क्रॉप रोटेशन, जो किस टेक्निक पे चलती है, क्रॉप रोटेशन या ग्रीन मैन्योर के ऊपर, जैसे कि आपका खाद वगैरह जो होता है उस पे, एंड कंपोस्ट और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल पर। मतलब बायोलॉजिकल मतलब एक इको फ्रेंडली पेस्ट का कंट्रोल किया जाएगा, जिससे पेड़ों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे, किसी और भी मतलब जो फूड है वो हेल्थी रहे, अनहेल्थी ना बने, ठीक है, केमिकल का यूज करते ही नहीं है मतलब इसके अंदर, सिंपल सिंपल तो ये है। ओके, दिस मेथड अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, देखो सिंथेटिक केमिकल का बिल्कुल भी यूज नहीं होता इसके अंदर, फर्टिलाइजर वगैरह जो होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता, और मैन्योर्स का ही यूज होता है सिर्फ इसके अंदर। ओके, अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और चैलेंजेस क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले बेटा एक इकोनॉमिकल फार्मिंग है, और जनरेट करती है इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, प्रोवाइड करती है हेल्थी फूड, और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए एकदम सेफ है, और सस्टेनेबल सोइल फर्टिलिटी, और सोइल फर्टिलिटी को भी क्या करती है, सस्टेन करती है, मतलब बनाए रखती है। चैलेंज क्या है, बस वो है कि लेस पॉपुलर है अभी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुए, मार्केटिंग फैसिलिटी बहुत कम है इसको, और लो यील्ड, मतलब ज्यादा फसल नहीं उगा सकते आप इसके अंदर, और शॉर्टर फूड लाइफ, मतलब जो फूड उगाया जाता है इस फसल के द्वारा उसकी ज्यादा लंबी लाइफ नहीं होती, जल्दी खराब हो जाते हैं वो, और लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, और लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप है, मतलब सारी क्रॉप्स आप नहीं उगा सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। ओके, अब आगे बेटा यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है इंडिया चाइना इशू। तो देखो इंडिया चाइना इशू में सिर्फ आपको चाइना से ही रिलेटेड आपको करना है, और वो भी उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज्यादा उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो हम आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड बेटा, सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेनिंग स्टार्ट की थी हमारे चाइना ने, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए, जो 1958 में स्टार्ट की थी, और इस प्रोग्राम का नाम जो था वो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था, और ये माओ जो था का मतलब मेन लीडर जो था चाइना का, ठीक है, माओ के द्वारा इस, ठीक है, रिफॉर्म को लाया गया था बेटा यहाँ पे इस कैंपेनिंग को चाइना इकोनॉमी के अंदर, और इस कैंपेनिंग का एम ये था बेटा ट्रांसफॉर्म एग्रियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी, और इस पूरी की पूरी कैंपेनिंग का सिर्फ एक ही एम था कि एग्रियन जो इकोनॉमी थी चाइना की उसको मॉडर्न इकोनॉमी क्या कराया है, कन्वर्ट किया जाए, मॉडर्न इकोनॉमी में बदल दिया जाए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी रैपिड इंडस्ट्रियल क्या करा जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जाए, मतलब जल्दी से जल्दी फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पे लगाई जाए। और फिर अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर क्या करा गया, लोगों को इनकर्ज किया गया सेट अप द इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड, और लोगों को ये, ठीक है, इनकर्ज किया गया कि वो जल्दी से जल्दी क्या कराए, नई नई इंडस्ट्रीज को लगाए अपने बैकयार्ड में, और रूरल एरियाज में कॉम्यून सिस्टम को चलाया गया। कॉम्यून मतलब जिसके अंदर कलेक्टिव फार्मिंग की जाएगी, मतलब सभी की सभी लैंड को एक लैंड मान लिया जाएगा, और उस लैंड पे क्या कराएगा, सेम टाइप की क्रॉप को किया जाएगा, कॉम्यूनो फार्मिंग मतलब कलेक्टिव फार्मिंग। और अंडर बीच द पीपल मेड द कलेक्टिव फार्म एंड लैंड इन चाइना, और पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, और सारे के सारे मिलकर एक ही लैंड को क्या करेंगे, कल्टिवेट भी करेंगे। ये सारे के सारे इसी कैंपेनिंग के अंदर काम किए गए थे। और 1958 और देयर इज द 26 कॉम्यून, और उस टाइम पे 26,000 कॉम्यून्स को क्या करा गया था, तैयार किया गया था चाइना के अंदर, ठीक है, ऑल द फार्म पॉपुलेशन, सारी फार्म पॉपुलेशन को लेकर। ओके, अब यहाँ पे आया बेटा देखो इस कैंपेनिंग की कुछ प्रॉब्लम भी थी, ठीक है। पहली प्रॉब्लम कई बार ना क्या हुआ, यहाँ पे ड्रॉट हो गई, मतलब एकदम से सूखा पड़ गया, तो हैवॉक इन द चाइना किलिंग 30 मिलियन पीपल्स, कम से कम 30 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए थे, ठीक है, इस ड्रॉट के कारण। एंड व्हेन द रसिया हैड द कॉन्फ्लिक्ट, जब रसिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ, तो रसिया ने क्या करा, अपने सारे प्रोफेशनल जो भी उसने भेज रखे थे चाइना के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे उसने अपने विड्रॉ कर लिए चाइना से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो था वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया एकदम से, ठीक है, चाइना का, क्योंकि सारे के सारे जो रसिया के प्रोफेशनल थे वो तो चले गए रसिया, तो उसने विड्रॉ कर लिया चाइना से, इसलिए। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम फेस करी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ने। अब बेटा उनने दूसरा रिफॉर्म किया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, ये भी माओ ने ही किया था, और ये ग्रेट प्रोलिटरियल कल्चर जो रेजोल्यूशन थी बेटा, ये 1966 से 76 तक चली, और इसके अंदर क्या करा गया, स्टूडेंट और प्रोफेशनल को, ठीक है, जो प्रोफेशनल बंदे थे, स्टूडेंट थे, उनको सेंड टू वर्क, उनको काम पर भेजा गया, और लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, और कुछ लोगों को कंट्री साइड से उनको सीखने के लिए भेजा गया बाहर।
फिर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना, चाइना के अंदर और रिफॉर्म किए गए 1978 के अंदर, काफी रिफॉर्म किए गए थे। पहला रिफॉर्म इनिशियल फेज में किया गया था जो एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर किया गया था, ठीक है। फिर लेटर फेज में क्या करा गया था बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म हुए थे ओनली उसके अंदर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, फार्म जो थे और ओनरशिप या मान लो टाउनशिप और विलेज इंटरप्राइज जो थे, ठीक है, उनको अलाउ किया गया था क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को, ओके। और इसी स्टेज पे क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट ओन कर रही थी जिन एंटरप्राइज को, ठीक है, वो एंटरप्राइज क्या कर रहे थे, कंपटीशन फेस कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर के साथ, ओके। तो ये कुछ लेटर फेज में बदलाव किए थे हमारे, ठीक है, और ये भी हमारे माओ ने ही चेंज किए थे, ओके। अब आगे हमारा डोल प्राइसिंग रिफॉर्म हुआ था एक, जिसके अंदर दो प्राइस थे बेटा, एक फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, ठीक है, एक प्राइस फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी उनको खरीदनी है इनपुट और आउटपुट की, एक फिक्स प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। और फॉर द अदर ट्रांजेक्शन इनपुट और आउटपुट परचेज होंगे और सोल्ड होंगे मार्केटेबल या मार्केट प्राइस पर। मतलब एक तो था कि गवर्नमेंट के द्वारा तय कर दिया गया था इसी प्राइस पे आपको आउटपुट और इनपुट बेचना है, खरीदना है, ठीक है, फार्मर्स के लिए। और दूसरा था एक मार्केट प्राइस पे जो भी आपको और अनदर सामान खरीदना है, ठीक है, ये बेचना है, वो मार्केट प्राइस पे आप बेचोगे। तो डुअल प्राइसिंग सिस्टम चलाया गया था, एक गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया जो, और दूसरा किसके द्वारा, आपका बेटा मार्केट के द्वारा, ओके। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार कर दिया था, मतलब एक ऐसे इलाके बेटा जहां पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को मतलब बढ़ावा दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पे आके, ठीक है, और यहाँ पे अट्रैक्ट किया गया फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और इन जोन में क्या करा गया था, एकदम से मान लो टैक्स फ्री कर दिया गया था, कुछ बैरियर जो थे वो बैरियर्स हटा दिए गए थे इन क्षेत्रों से, ठीक है। तो ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये कुछ रिफॉर्म किए थे हमारे चाइना ने। अब उसके बाद देखो बेटा हमारा आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। देखो, टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, मतलब किसी भी पर्सन के अंदर एबिलिटीज को डेवलप करना या स्किल्स को डेवलप करना, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके बीच में आप क्या कर रहे हो, एबिलिटीज और स्किल डेवलप कर रहे हो उनके अंदर, तो उसी को हम कहते हैं क्या, SCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। और जिसकी काफी सारी सोर्सेज है, पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जिसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो आपके ये दो है, स्टार्टिंग के दो, ठीक है, ये वाले, क्लियर है। चलो तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आपको पता है प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड करती है एजुकेशन सिस्टम पे। अगर आप पूरी तरह से मैन पावर की अवेलेबिलिटी को यूज करना चाहते हो और उसकी पावर को यूज करना चाहते हो अच्छे से, तो आपको मैं बता देता हूँ एजुकेशन पे आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, ओके। तो देखो, क्योंकि आपको पता है एक एजुकेटेड पर्सन की जो लेबर स्किल होती है वो ज्यादा होती है एक अनएजुकेटेड पर्सन के मुकाबले, ठीक है। दूसरी बात, एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है, ठीक है, वो हमेशा इंक्रीज करता है अपनी फ्यूचर इनकम को, ठीक, और राइज करता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा। एक पढ़ा लिखा बंदा हमेशा अपनी इनकम भी राइज करेगा, साथ में अपना लिविंग स्टैंडर्ड को भी क्या करता है, वो अच्छा करता है। तो ये फायदा है हमें, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का, ओके। अब देखो इकोनॉमी में क्या रोल है हमारा एजुकेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन। एजुकेशन क्या करती है, कन्फर करती है हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल एंड इट गिव्स द बेटर सोशल स्टैंडिंग, सोशल स्टैंडिंग अच्छी देती है और प्राइड देती है, क्योंकि आप पढ़े लिखे बंदे जो होते हैं उनकी आपको पता है कितनी इज्जत होती है मार्केट के अंदर, इसलिए इट अलाउल द वन टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ। और साथ में जो एजुकेशन है वो एक पर्सन को, ठीक है, ऐसा बनाती है, इतने लायक बनाती है कि वो एक बेटर चॉइस कर सके अपनी लाइफ में। और इट प्रोवाइड द नॉलेज, और वो ऐसी नॉलेज भी देती है आपकी एजुकेशन जिससे वो बंदा समझ सके कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको, और इनोवेशन करे नया नया, और नई टेक्नोलॉजी को इजीली क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके, ओके। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन के। अब बेटा हेल्थ का देखो, आपको पता है पुअर हेल्थ वाला पर्सन या अंडर नरिशमेंट वाला जो पर्सन है वो हमेशा क्वालिटी ऑफ मैन पावर जो होती है उसको इफेक्ट करती है। मतलब किसी भी बंदे की हेल्थ, किसी भी बंदे की पावर को क्या करती है, इफेक्ट करती है। मतलब एक आप मान लो हेल्थी पर्सन है तो उसके अंदर ज्यादा जान होगी इसके मुकाबले एक अनहेल्थी पर्सन के मुकाबले, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसकी हेल्थ, ठीक है, उसकी पावर को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, ओके। उसके बाद एक सिक लेबर जो होता है विदाउट मेडिकल फैसिलिटी, वो बिना मेडिकल फैसिलिटी के नहीं चल सकता, तो वो बहुत ज्यादा अपस्टेन करता है वर्क को और देयर लूज प्रोडक्टिविटी, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी क्या कर चुका होता है, खो चुका होता है, ओके। तो इसलिए हमें हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम बिल्ड कर सके और मेंटेन कर सके प्रोडक्टिविटी, लेबर फोर्स एंड इंप्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल सोसाइटी। और एडिक्यूट फूड और प्रॉपर नरिशमेंट जरूरी चाहिए लोगों को, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी रहे, और सैनिटेशन भी आपको चाहिए ताकि आपकी जो हेल्थ इंप्रूवमेंट है वो अच्छी हो सके, ओके।
अब देखो किस प्रकार के फॉर्म होते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर, जैसे कि लाइक प्रिवेंटिव मेडिसिन हो गए, जैसे कि लाइक वैक्सीन वगैरह, क्यूरेटिव मेडिसिन जैसे कि ड्यूरिंग द इलनेस जो चलती है, मतलब बीमार हो आप तो दवाई खा रहे हो, सोशल मेडिसिन, स्प्रेड हेल्थ लिटरेसी, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये कुछ सारे के सारे फॉर्म है, ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर की, जिन पे हमें पैसा खर्च करना ही है अगर हेल्थ को अच्छा रखना है तो। अब आगे बेटा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस। आपको बता देता हूँ ह्यूमन कैपिटल जो वो एक एजुकेशन और हेल्थ को कंसिडर करता है, जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एजुकेशन और हेल्थ इंटीग्रेल करता है और ह्यूमन वेलबींग, बिकॉज ओनली द पीपल हैव द अवेलेबिलिटी, क्योंकि लोगों के पास तभी अवेलेबिलिटी आ सकती है लिखने की या पढ़ने की जब वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, है ना, और वो ज्यादा टाइम तक तभी काम कर सकते हैं जब वो हेल्थी हो, तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ह्यूमन कैपिटल नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। और प्लस में बता देता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, और वहीं आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट भी है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ चेंज इन फोर्स एंड पार्टिसिपेशन। तो देखो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द एम्प्लॉयमेंट, वर्क पॉपुलेशन रेशो, सबसे पहले ये इंडिकेट करती है एनालिसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कि कंट्री के अंदर कितने लोग, ठीक है, एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो। तो वर्क पॉपुलेशन क्या है, एक रेशो है बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स टू दी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन पे कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी रेशो को हम कहते हैं, ठीक है, वर्क पॉपुलेशन रेशो, और जिसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। ओके, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो वर्क पॉपुलेशन में आपको बता देता हूँ, जितनी हायर मतलब रेशो होगी उतना ही ज्यादा समझ लो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है, इन्वॉल्वमेंट है पॉपुलेशन का। और मीडियम और लोअर रेशो हमेशा ये दिखाएगी कि लेस लोग इन्वॉल्व है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। और वर्क पॉपुलेशन रेशो इंडिकेट करती है स्टेटस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की स्टेटस को भी, ठीक है, शो करती है ये। जैसे कि लाइक मान लो बाय नोइंग द स्टेटस विद द शो वर्कर इज प्लेस इन द एंटरप्राइज, तो इट मे बी द पॉसिबल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है अगर कोई मान लो बंदा एंटरप्राइज में काम कर रहा है तो सिंपल चीज है वो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकता है, कंट्री की बनता है। ओके भाई, अगर बात करूं इट ऑल्सो एनेबल अस टू नो, और ये साथ में हमें ये भी जानने में मदद करता है कि वर्कर किस तरीके की जॉब करना पसंद कर रहे हैं और अथॉरिटी पोस्ट हिम ओवर द एंटरप्राइज, और किस तरीके की उनके ऊपर अथॉरिटी काम कर रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटा आपको बता दें तो मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट इज एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट क्या एक एक्टिविटी है जिसके अंदर एनेबल द पर्सन टू अर्न द मीनिंग ऑफ लाइफ या लिविंग। एक तरीके से मान लो एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जिसके अंदर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, एनेबल होता है बेटा अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, ठीक। और एम्प्लॉयमेंट काफी सारे टाइप का होता है हमारा, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बेजिस एम्प्लॉयमेंट, और बेजिस में रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स आते हैं बेजिस वाले में। ओके, देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर वर्कर जो है अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज करता है अपनी लिविंग करने के लिए। और बेज एम्प्लॉयमेंट में बेटा एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे वर्कर अपने लेबर को सेल करेगा और उसके बदले में क्या करेगा, अर्न करेगा बेजिस को। रेगुलर बेजिस या रेगुलर वर्कर में वर्कर एंगेज बाय द समवन, रेगुलर वर्कर में क्या होगा कि कोई भी वर्कर रेगुलर बेस पे, ठीक है, इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, और उसको पेड किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। और कैजुअल वर्कर में बेटा क्या होगा, कैजुअली एंगेज होगा बंदा और गेट लिबरेशन फॉर द वर्क डन, जितना काम वो करेगा उतना ही उसको पैसा मिलता है, ठीक है, कैजुअल वर्कर में। अब कैजुअलाइजेशन क्यों हो रहा वर्कफोर्स का, देखो कैजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है बेटा मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है और रेगुलर सैलरी जो एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स होते हैं वो कैजुअल वर्क की तरफ जा रहे हैं, इज नोन एज कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स। इसी को हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स। मतलब जब एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर और एक रेगुलर सैलरी वाला वर्कर अपने काम को छोड़कर कहाँ चला जाए, वो बेजिस वर्कर में चला जाए, मतलब कितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा उस वाले में चला जाए, तो वो कहलाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। ओके, रीजन क्या है, देखो रीजन वही है, स्लो ग्रोथ है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, ठीक है, और कैजुअल वर्कर को काम मिलता रहता है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कैजुअल लेबर की डिमांड ज्यादा हो रखी है इस टाइम, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन या ट्रेड या सर्विस के कारण। और सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल और मार्जिनल फार्मर आर बिकमिंग अ कैजुअल वर्कर, और आपको पता है जो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स थे वो भी अब कैजुअल वर्कर्स बनते जा रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज, अब लार्ज इंडस्ट्रीज के कारण भी वर्कर्स, क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज में लार्ज इंडस्ट्रीज थी तो वहां पे लोग काम करते थे, पर अब क्या हो रही है वो जा रही है, तो उस वजह से भी कुछ लोग क्या जा रहे हैं, कैजुअल वर्क में जा रहे हैं। ओके, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स
और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को देख लेते हैं जरा, क्या डिफरेंस है। वर्कर्स हु वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये वो वर्कर्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है फॉर्मल वालों को, पर इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती इनफॉर्मल वालों को। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है वर्कर का वो फॉर्मल सेक्टर का होता है लेबर लॉ की मदद से, लेकिन इनका कोई लेबर लॉ नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनका कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ नहीं होता। उसके बाद ट्रेड यूनियन, इनका ट्रेड यूनियन होता है बेटा इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर यहाँ पे कोई भी ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता। अर्निंग कैपेसिटी मोर अर्निंग है इनकी इनफॉर्मल सेक्टर के मुकाबले, यहाँ पे लेस अर्निंग है। और शेयर क्या है, फॉर्मल सेक्टर वर्क अकाउंट फॉर जस्ट 6% ऑफ टोटल वर्क फोर्स, सिर्फ 6% ओनली। और यहाँ पे 94% जो है वर्क फोर्स का बंदा, मतलब 94% बंदे इस इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, और सिर्फ 6% बंदे ही, ठीक है, वर्क फोर्स के जो है वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है बेटा इनमें। अब आ गया मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोग बिलिंग करते हैं, अवेल भी है काम करने के लिए, पर वो काम नहीं कर पा रहे। रीजन, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा, इस वजह से। काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी है वो, पर उनको काम नहीं मिल रहा है एग्जिस्टिंग वेजेस पर भी, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे काफी टाइप के होता है। देखो, डिस्टिंगाइज्ड या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट बेटा जिसके अंदर मोर पीपल एंगेज इन द वर्क देन एक्चुअली नीडेड, मतलब जितने लोगों की जरूरत है उस काम में उतने लोग तो काम नहीं कर रहे, उससे ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मान लो एक जमीन पर 10 बंदों की जरूरत है, पर वहां पे 20 बंदे लग रहे हैं बेफालतू, ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में, पर एक्चुअल में वो वहां पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ वो बैठे वहां पे टाइम पास कर रहे हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है बेटा, देखो सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कुछ सीजन में काम होता है लोगों के पास, कुछ सीजन में नहीं होता है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक एसी मतलब एसी सही करने वाला मंजूर है, मान लो कोई भी वर्कर है, अब ठंड के टाइम पे उसका काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वहीं गर्मी के टाइम पे ज्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे लोग, ठीक है, अवेल भी है, बिलिंग भी रखता है काम करने के लिए, पर प्री बिलिंग बेसिस पे, बट फेल टू गेट वर्क, इसमें भी वे काम नहीं कर पा रहे। पर बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ना जो काम करने वाला बंदा होता है वो एकदम आइडल होता है, एकदम आइडल, वो काम करना भी नहीं चाहता कई बार, ठीक है, ऐसा होता है इसमें। तो देखो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्यों नहीं, मतलब क्यों होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। पहला, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए लोग उसमें लगे रहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर कंपेयर्स द पीपल, ठीक है, वर्क टू वर्क ऑन फैमिली, सारी फैमिली को लगाए रहते हैं लोग बात। स्मॉल लैंड होल्डिंग के कारण, ठीक है, विद द इंक्रीजिंग साइज ऑफ फैमिली, फैमिली बढ़ गई पर लैंड होल्डिंग उतनी है अभी भी, इसलिए। और इन द केस ऑफ जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली के अंदर भी ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ बड़े रीजन है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के। अब देखो यहाँ पे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड फॉल्टी प्लानिंग और इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग और लो कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये कुछ बड़े रीजन है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट होने के हमारे देश के अंदर, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए क्या करा, कुछ पॉलिसीज करी, जैसे कि मनरेगा 2005, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना चलाई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये कुछ बड़ी पॉलिसीज चलाई थी हमारी गवर्नमेंट ने बेटा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। अब यहाँ देखो रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं दिया, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस में देखो रीजन क्या है, पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, काफी ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सप्रेशन किया जा रहा है रिन्यूएबल रिसोर्स का, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, रिसोर्स हमारी खत्म होती जा रही है, और एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्स, बहुत सारी रिसोर्सेज हमारी खत्म होती जा रही है बिल्कुल। एफ्लुएंट कंजप्शन, हम अंधा देखी क्या कर रहे हैं, कंजप्शन करते जा रहे हैं चीजों की, बिल्कुल भी हम ये नहीं सोच रहे कि फ्यूचर के लिए है भी या नहीं। एंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन होना, वो भी हमारे क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, ये सारे के सारे बेटा रीजन है हमारे, ठीक है, एक एनवायरमेंटल क्राइसिस के। ओके, उसके बाद फंक्शंस क्या हमारे एनवायरमेंट के, जैसे कि देखो आपको फंक्शन में प्रोवाइड करता है रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, और एनवायरमेंट हमें क्या करता है, एसिमुलेट करता है हमारे बेस्ट को, जो भी हमारा बेस्ट होता है उसको ऑब्जर्व करता है। एनवायरमेंट सस्टेन करता है लाइफ को हमारी। उसके बाद प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस, और हमें कुछ एस्थेटिक सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारा एनवायरमेंट। ओके, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो क्या होता है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
टू डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस बेटा जिसके अंदर मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा करते हुए, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्यूचर, ठीक है, जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की नीड को विदाउट कॉम्प्रोमाइज करे प्रेजेंट नीड को पूरा करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, स्ट्रेटेजीज वही बेटा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स का यूज करो एनर्जी का, ठीक है, क्लियर फ्यूल्स का यूज करो जिससे हमारा मतलब जो एनवायरमेंट है वो खराब ना हो, मिनी हाइडल प्लांट्स लगाओ, और ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस का यूज करो वापस से, यूज ऑफ बायो कंपोस्ट, कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, और चेंज अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ दी कंजप्शन और प्रोडक्शन, जो हम अंदर देखिए कंजप्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको रोका जाए या कम किया जाए, ठीक है, इन्हीं तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा ये आपका होगी पूरी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट, ठीक, पूरी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो गई है। और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो एक टॉपिक है, ये रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल क्रेडिट, ये मैंने आपको नहीं कराया इसके अंदर, तो आपको मैं वीडियो दे दूंगा नीचे लिंक में, तो उस लिंक पे जाके इस टॉपिक को जरूर कवर कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। बाकी पूरी बुक आपकी कंप्लीट कर दी गई है बेटा, यहाँ पे पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, ठीक, तो आपको पूरी अच्छे से देख लेनी है, और कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट कर देना यार, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है, रात को 8 बजे ही मिलेंगे फिलहाल, जो आपको मैं आंसर की देने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर की उसके साथ। तो चलो तब तक के लिए आपको बाय, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन का बटन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको उस क्वेश्चन पेपर की आंसर की। ओके।